यस सर, आप रेडी है तो स्टार्ट कर दीजिए सर। नमस्कार सब लोगों का। और माता भुवनेश्वरी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, जीवन में लाभ आपको होता रहे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, हमारा जो ये फ्री डेमो क्लास है केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे हमें सीखना चाहिए, चाहे हम किसी भी लेवल के हैं। तो हमें कृष्णमूर्ति पद्धति का जो सबसे इम्पैक्ट और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका कि इवेंट को निकालना, इवेंट का जो है वो फाइंड आउट करना। इसे हम कैसे करेंगे, सब चीजों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले, मेरा नाम नरेंद्र गर्ग है। ज्योतिष के विषय में मैंने काफी सारे ज्योतिष की जो किताबें पढ़ी भी है, और ज्योतिष के कई सारे जो प्रणालियां हैं, जैसे कि वैदिक ज्योतिष, सर्वाष्टक वर्ग, सर्वोत्तभद्र चक्र, कृष्णमूर्ति पद्धति और वास्तु और एस्ट्रो वास्तु, इन पे बहुत काम किया है। मैं मेनली जो है वो वर्क कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, यानी कि कंसल्टेंसी का ज्यादा काम रहता है मेरा। यानी कि मैं हवन पूजन, कुछ जो है वो मांगलिक कार्य, कुछ छोटे मोटे तांत्रिक कार्य, और ज्योतिष और वास्तु के ऊपर जैसे कि फील्ड में जाके काम करना, मेरा मोस्टली जो काम होता है। तो मैं प्रैक्टिकली वर्क कर रहा हूँ, और मैं प्रैक्टिकली इस चीज को आपको अपने अनुभव के ऊपर बताऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ किताबी बातों के ऊपर नहीं रहूंगा। आप अगर मेरे कोई भी पुराने वीडियोस, नए वीडियोस देखोगे तो आपको लगेगा कि हमने हमेशा प्रैक्टिकली वर्क किया है। तो मैं साहिल जी के साथ पिछले दो जो है कोर्स भी कराए हैं, तो मैंने हमेशा ही प्रैक्टिकली जो है लोगों को समझाया है और सिखाया है। तो आप इस कोर्स में हमारे साथ चलते हो, क्योंकि साहिल जी की जो टीम है वो बहुत ही बढ़िया है, और ये लोग हमेशा ही पूर्ण रूप से ज्योतिष की जो बारीकी है और बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही कम खर्चे के ऊपर आपको देते हैं, और ऐसे ज्योतिषाचार्य लाते हैं जो फील्ड में वर्क कर रहे हैं। तो इसका आपको लाभ लेना चाहिए। तो ये तो मेरा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम नरेंद्र गर्ग है, मैं राजस्थान से हूँ और लंबे समय से इसमें कार्य कर रहा हूँ। अब मैं आपको कृष्णमूर्ति पद्धति के बारे में बताता हूँ। ये कोई नई नहीं है पद्धति, ये एक्चुअलिटी में जो हमारी वैदिक ज्योतिष है उसी का एक हिस्सा है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये विंशोत्तरी दशा का एक छोटा सा पार्ट है। विंशोत्तरी दशा, विंशोत्तरी दशा हम क्यों देखते हैं? विंशोत्तरी दशा हम इसलिए देखते हैं कि हमें हमारी जो आज की डेट में, यानी कि जो हमारा अभी जो समय चल रहा है, आज ये जो महीना है, ये जो साल है, हमारे उम्र का ये जो पड़ाव है, इसका जो कैलकुलेशन है वो निकाल के दे कि मेरे को गुरु के अंदर बुध, बुध के अंदर चंद्रमा चल रहा है। तो ये चीज जो है वो विंशोत्तरी दशा देती है। अब विंशोत्तरी दशा का ही एक रूप है केपी एस्ट्रोलॉजी। ये लोग कहेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये मान सकते हो क्योंकि मैंने अपने अनुभव में लिया। क्योंकि ये जो कृष्णमूर्ति जी ने जब ये पद्धति देखी, जब ये आपके वैदिक ज्योतिष पे काम कर रहे थे, तो वैदिक ज्योतिष एक बहुत जटिल प्रक्रिया। ये नहीं है कि वैदिक ज्योतिष कोई कम है, वो अपने आप में एक संपूर्ण जो ज्योतिष की पद्धति है, उसी के अंदर एक पार्ट है कृष्णमूर्ति। क्या है खास इस कृष्णमूर्ति में कि कृष्णमूर्ति पद्धति जो है वो क्या करती है कि विंशोत्तरी दशा के द्वारा 120 वर्ष की, अब 120 वर्ष को क्यों इंपैक्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें सबलॉर्ड थ्योरी आती है। अब सबलॉर्ड थ्योरी कैसे बनती है? सबलॉर्ड थ्योरी जो है वो विंशोत्तरी दशा से बनती है। जैसे कि कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि ग्रह जो है वो बहुत बड़ा है, 30 डिग्री का एक भाव है। ये भाव से संबंधित पद्धति, यानी कि जैसे आपने सुना होगा भाव चलित पद्धति, निर्ण भाव चलित पद्धति। तो हमारे यहाँ पे दो तरह के जो है वो निर्ण चलते हैं, एक तो सायन, एक निर्यण। तो निर्यण जो पद्धति है वो है आपकी केपी एस्ट्रोलॉजी। इसमें क्या होता है कि आपका ये जो भाव होता है वो इंपोर्टेंट। अब 30 डिग्री का एक भाव है, उस भाव के अंदर कोई ग्रह बैठा है, तो हम वैदिक ज्योतिष में कहते हैं कि ये मृत है, वृद्ध है, कुमार है, या इन अवस्थाओं में। लेकिन वहां पे एक नक्षत्र काम कर रहा होता है, तो वो नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है। अब इस 13 डिग्री और 20 मिनट को थोड़ा सा और डिवाइड कर लिया जाता है। और डिवाइड कैसे? जैसे हम वैदिक ज्योतिष में देते हैं, तो हम नवमास कुंडली होती है लगन के बाद, तो नवमास कुंडली 3 डिग्री और 20 मिनट के इक्वल पार्ट्स में बनती है। यहां पे क्या होता है कि आपको, जैसे मैंने कहा कि विंशोत्तरी दशा,
तो ये क्या हो रहा है कि जो आपका 13 डिग्री और 20 मिनट है, अगर हम 13 डिग्री और 20 मिनट को अगर हम क्या करेंगे कि मिनटों में तब्दील करेंगे तो 800 मिनट होते हैं। यानी कि 13 डिग्री जो है, 1 डिग्री में 1 घंटा होता है, 60 मिनट होते हैं। तो 13 डिग्री और 20 मिनट में 800 मिनट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक उप नक्षत्र कैसे निकालेंगे कि 800 भाग, उसके अंदर भाग देंगे 120 का। 120 क्यों? क्योंकि वो हमारी विंशोत्तरी दशा को 120 वर्ष की मानी गई है। यानी कि हमारी जो उम्र है, किसी भी व्यक्ति की जो उम्र है, जो विंशोत्तरी दशा के अनुकूल 120 वर्ष की मानी गई है। अब कोई भगवान की दया है किसी के ऊपर, वो ज्यादा जी जाए तो वो भगवान की कृपा होती है। तो 120 वर्ष हो गई है, तो आपको 800 भाग 120 इंटू आपकी जो दशा है, यानी कि जो ग्रह की दशा है, जैसे सूर्य की दशा 6 वर्ष की होती है, तो उसका जो उसका सबलोड बनेगा वो होगा 0.40, यानी कि 0.0 घंटा और 40 मिनट का। यानी कि ये 40 मिनट में ये कह रहा हूं, ये सबलोड होता है। तो 13 डिग्री और 20 मिनट में इस तरह से सबलोड छोटे छोटे डिवाइड हो। अब जिसमें शुक्र सबसे बड़ा होता है तो उसके क्या होगा, 1.23। तो ये क्या हुआ कि एक तरह से विंशोत्तरी दशा। अब इसमें विंशोत्तरी दशा में जैसे कि हम कोई भी चीज का आंकलन लगाते हैं, जैसे मैं ये अपन इस वीडियो के अंत तक जब जाएंगे तो मैं कुछ कुंडली के ऊपर प्रैक्टिकल भी बताऊंगा आपको कि किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब ये सबलॉर्ड हमारे पास आ जाता है, अब आप ये ना सोचेगा कि इसका प्रयोग सिर्फ कृष्ण मूर्ति के लिए है या फिर हम कृष्ण मूर्ति करें। आप इस चीज को समझिए कि ये आपको मैं इसके प्रयोग बताऊंगा कि इसे आप कहां कहां लगा सकते हैं और किसका लाभ ले सकते हैं। ये एक ऐसी टूल है, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, ज्योतिष के किसी भी फील्ड से हो, इसको अगर आप सीखते हो तो आपको जबरदस्त लाभ होगा। अब जैसे कि मैंने कहा सबलॉर्ड, अब सबलॉर्ड क्या है कि उस भाव का, यानी कि जो भाव हमने लिया है, इसमें क्या है, जो ग्रह जिस भाव में बैठा है उस भाव को महत्ता दी गई है। ग्रह को भी महत्ता है। ग्रह क्या बताएगा, अपने चाल चलन बताएगा कि मैं किस तरह का हूं। जैसे कि गुरु वृद्धि का कारक है, बुद्ध ज्ञान का कारक है। जैसे शादी के लिए इंपोर्टेंट होता है आपके शुक्र, तो इस तरह से क्या होता है, ग्रह की उपयोगिता है। राहु केतु शनि क्या होते हैं, थोड़े से अशुभ ग्रह माने गए हैं। तो अब इसमें एक भाव की उपयोगिता बताएगी कि कौन सा भाव इंपोर्टेंट क्या है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि भाई हमें जो है वो प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो प्रॉपर्टी के लिए कौन सा भाव है, सीधा हमारे दिमाग में आता है कि 4th हाउस। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में 2 चीजें होती है सबसे इंपॉर्टेंट, ये 2 चीजों पे चलती है। एक तो होता है इसमें प्रोमिसिस, एक होता है इसके अंदर उस इवेंट को निकालना कि क्या वो प्रोमिसिस है। तो प्रोमिसिस है तो उसका इवेंट कब आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चलता है। अब इसके अंदर हमने, हमारे पास है भाव, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक कस्प बनाते हैं। जैसे कि एक कस्प बनता है। कस्प कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूं। जैसे हम निरायण भाव चलित बनाते हैं, ये कितनी सटीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जो पार्ट है वो मैं आपको समझाता हूं, तो आप समझिएगा कि जैसे हम जन्म कुंडली देखते हैं। अब मान लीजिए कि अभी रात्रि को 9:18 हुआ है, कोई बच्चा अभी जन्मा है, तो अभी जो लग्न चल रहा है वो तुला लग्न चल रहा है। तो अब तुला लग्न तो जो है वो 8:18-19-20 पे शुरू हो गया है। अभी भी तुला लग्न है और 10:40 तक, यानी 39 तक तुला लग्न चलेगा। तो जो बच्चा अभी जन्मा है उसका अभी और अभी से पहले और थोड़ी देर बाद भी तुला लगन ही रहेगा। लेकिन इसमें केपी में वो तुला लगन रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि वो स्टार्ट कहां से करेगा, वो स्टार्ट करेगा आपके जहां पे जो डिग्री पे बच्चा जन्म लिया, यानी 9:19 पे लग्न कितने डिग्री चला गया है, यानी कि निरायण भाव, जिसे हम करते हैं प्रोग्रेशन चार्ट। आप देखोगे कि कितना इसने आज का दिन जी लिया है। यानी कि जैसे अभी अगर मान लीजिए कोई बच्चा 9 बजे जन्मा है तो उसने आज का दिन कितना जिया, 9 से 12, तो इसने जो है वो सिर्फ इतना ही टाइम जो है आज का लिया है, बाकी दिन उसके नहीं आया हिस्से में। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो ग्रह हमारा जिस भाव में बैठा होता है वो कई बार उस भाव के अलावा उससे आगे और पीछे वाले भाव में चला जाता है, जिसे हम निरायण भाव कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक कुंडली यहाँ पे दिखाता हूँ, एक छोटा सा एक स्क्रीन को शेयर करता हूँ। जैसे ये सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लग्न जो है वो 25 डिग्री का उदय हुआ है, 25 डिग्री का उदय हुआ है। अब आप ये चीज देखोगे कि जो 25 डिग्री का लग्न है, अब इसमें जो ग्रह है, जो बैठा है ग्रह, अगर वो ग्रह
मान लीजिए कि थोड़ा छोटा है, जैसे कि 15 डिग्री है, तो वो क्या करेगा, इससे पहले वाले भाव में चला जाएगा। आपको ये कुंडली एक नजर आ रही है, लेकिन ये एक्चुअलिटी में एक नहीं है, ये दो कुंडलियां हैं। कैसे है, नीले वाली कुंडली, नीले लाइन वाली कुंडली जो है वो वैदिक ज्योतिष की है, हरे लाइन वाली और हरे अक्षरों वाली कुंडली जो है वो आपकी बन जाती है आपके यहाँ पे जो है वो केपी यानी कि केपी कुंडली। इसमें कौन से सॉफ्टवेयर हैं वो सब हम जो है वो चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने एक वो चीज आती है कि आज के दिन ये बच्चा कब जन्मा है, यानी कि 9 बजे जन्मा है, तो इसके ऊपर कौन कौन से ग्रह जो हैं वो कैसे कैसे बैठे नारायण भाव चित्र के अकॉर्डिंग। कि जो ग्रह हमें कई बार हम देखते हैं कि ग्रह जो है वो 7वें घर में बैठा है, लेकिन उसकी दशा चली वो वहां पे राजयोग कारक है, लेकिन उसके परिणाम ही नहीं है, उसके परिणाम 8वें घर के आए, क्योंकि वो भाव चलित में 8वें घर में चला गया इसलिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो उप नक्षत्र होगा, अब एक जो मेन इंपोर्टेंट पार्ट क्या है इसका इंपोर्टेंट पार्ट जो है वो यहाँ पे देखिएगा। मैं स्क्रीन को दोबारा शेयर करता हूँ कि जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी हमारा परिणाम होता है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे सामने ये सारे के सारे कस्प बने, कैसे बने हैं वो सब हम चर्चा करेंगे। और सबसे इंपोर्टेंट जैसे लग्न है, अब लग्न से क्या देखा जाता है, लग्न से देखा जाता है स्वभाव, लग्न से देखा जाता है आदमी की लॉन्जिबिलिटी। तो इनके जैसे हम वैदिक ज्योतिष में हमारे पास कुछ योग होते हैं कि 5वें घर में आपका योग कारक ग्रह बैठा तो आपकी उम्र अच्छी है, आपका शरीर मजबूत है। 9वां घर आपका भाग्य है, उसमें अंदर कोई ग्रह बैठा है तो या फिर कोई राजयोग बन गया, जैसे गज केसरी योग है, सस योग है, हंस योग है, भद्र योग है, मालव्य है, रुचक है, इस तरह के योग। तो इसमें भी छोटे छोटे योग होते हैं, नाम नहीं होता है, लेकिन जैसे कि नौकरी के लिए, हेल्थ के क्या है कि नवम, पंचम, 11 ये जो भाव होते हैं इनका एक कॉम्बिनेशन होता है। तो ये क्या है कि लॉन्जिबिलिटी को दिखाता है कि शरीर में कितनी उम्र के पड़ाव पे हमें चोट या ऐसी कोई चीज हो सकती है। या तो लग्न का उप नक्षत्र स्वामी कैसे बना, ये चित्रा नक्षत्र में गया है, और ये कहां से कस्प स्टार्ट हुआ है, कहां गया है, राशि कौन सी है, 25 डिग्री पे लग्न हुआ है, ये कैसे बनते हैं, ये जैसे कि मैंने आपको बताया 120 जो आपका वर्ष है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। अब ये जो कस्प आया है, कस्प का जो ग्रह आता है थोड़ा सा टेक्निकली है, इसमें आप इतना ज्यादा टेंशन न लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। यानी कि आप इस पे प्रैक्टिस करोगे तो आप इसके परिणामों के इतने करीब पहुंच जाओगे। यानी कि ये मानिए कि आपके सामने एक ऐसी चीज आएगी कि जैसे कोई ग्रह आ रहा है, उसमें आपको एक्चुअलिटी में आइडिया हो जाएगा कि जातक को हानि होगी, नुकसान होगा, शादी के प्रोमिस कैसे हैं, जैसे मैं कुछ कुंडलियां आपको दिखाता हूं। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे कि अब इसका प्रयोग हम किन किन जगहों पे कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ा सा केपी का आपको नॉलेज दिया है कि बस ये है क्या चीज, अभी मैं बाकी जो चीजें हैं वो बताता हूँ। अब किन किन जगहों पे हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो तो कि ज्योतिष के अंदर अगर आपको वैदिक ज्योतिष आती है तो, जैसे कि वैदिक ज्योतिष का मतलब क्या होता है कि हमें ग्रहों का नॉलेज है, बाकी सब जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास ये योग है कि भाई निहाल जी कह रहे हैं ज्यादा हार्ड हो रहा है, तो मैं भी जाऊंगा थोड़ा सा इसको स्लो करता हूं। देखिए जैसे कि कोई ग्रह है और उस ग्रह का कुछ कारक तत्व है, और उस ग्रह के कारक तत्वों के अकॉर्डिंग वो उस कारक तत्व भाव में बैठा है और भावों के अनुसार वो परिणाम दे रहा है, तो हमें वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग हम इस चीज को पकड़ सकते हैं। अब क्या होता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो है वो, अब हमने वैदिक ज्योतिष में परिणाम को देखा कि भाई इसकी जातक की शादी जो है वो थोड़ी सी डिले है, या फिर हमने जो है वो सर्वाष्टक वर्ग में देखा, जैसे कि जिन लोगों ने हमारे साथ सर्वाष्टक वर्ग किया है उनको पता कि जैसे कि आपने देखा कि सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु 7वें घर में बिंदु कम है, या आपने ज्योतिष के अलावा वास्तु, जैसे वास्तु के अंदर भी इसका बहुत बड़ा प्रयोग है। ये मैं आपको बीच में इसलिए बता रहा हूं कि इसका प्रयोग जब आप समझोगे तो इसकी उपयोगिता आप समझोगे। तो जैसे कि वैदिक ज्योतिष में आपने देखा कि भाई मुझे परिणाम निकालना है, और आपने ये परिणाम जो है वो देख लिया, अब आपको लगता है कि हाँ ये परिणाम हो सकता है। उसी परिणाम को जब आप केपी एस्ट्रोलॉजी में लाओगे, उसमें उसी परिणाम के संबंधित भाव, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी देखी या शादी देखी, तो प्रॉपर्टी के लिए 4th कस्पल सबलॉर्ड है, शादी के लिए 7th कस्पल सबलॉर्ड है। तो आपने देखा कि भाई प्रॉपर्टी के प्रोमिसेस तो हैं, और वो प्रोमिसेस निकटवर्ती महादशा में है, तो क्या कृष्ण मूर्ति पद्धति वो हमें दिखाती है। तो सीधे के सीधे हम केपी एस्ट्रोलॉजी के चार्ट पे आएंगे, और आते ही हमें जो है वो ये पता चलेगा कि केपी एस्ट्रोलॉजी भी कह रही है कि ये प्रोमिसेस है।
तो हमें वो फायदा मिलेगा। तो वैदिक ज्योतिष वाले इसको करेंगे तो उसको एडवांस लाभ होगा। अब हम कृष्णमूर्ति वाले, सर्वाष्टक वर्ग वाले, या फिर आप ये माने कि जो वास्तु है, सबसे बड़ा इसमें लाभ है वास्तु के अंदर। जैसे कि वास्तु के अंदर एस्ट्रो वास्तु आता है, आप यहाँ पे देखते हो कि इसमें एक हिट थ्योरी आती है, हिट थ्योरी। उससे आपको ये लाभ मिलता है कि भाई जातक का अगर कोई रेमेडीज करनी है इसी भाव के अंदर, तो आप हिट थ्योरी के द्वारा, कि जैसे कि आपने देखा कि इस जातक के इस भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा है जो उस वास्तु के जोन को खराब कर रहा है, तो आप उसमें हिट थ्योरी के द्वारा उस वास्तु के जोन को सही कर सकते हो। पहली बात तो यहाँ पे ये चीज है। दूसरा कि आप ये आइडिया लगा सकते हो कि जातक का जो समय है वो आज की डेट में कैसा चल रहा है, तो उसके ऊपर हम, जैसे कि मान लीजिए कि आप उसके घर गए और वास्तु का उपाय करा रहे हो, वास्तु के अंदर बात करो, आप उसके घर गए और वास्तु का उपाय कर रहे हो, पता चला कि उसकी जन्म कुंडली में अभी लाभ के योग ही नहीं है, तो आप उसमें ऐसा कोई वास्तु का उपाय न कराए जो जातक के महंगा पड़े, और ऐसा कोई कमेंटमेंट भी ना करे, क्योंकि ग्रह जो है, यानी कि जो ज्योतिष है, वो एक मास्टर साइंस है, इसके ऊपर से चीज नहीं निकल सकती। तो इसका मतलब है कि आपको वास्तु, अब आपको लगता है कि भाई आने वाली दशा 2, 6, 10, 11 की है या 2, 7, 11 की है, तो आप उसके अंदर वास्तु का कोई भी तरह का जो भी आपको समझ में आता है वो उपाय अगर आप कराते हो, तो आप ये मानिए कि उस व्यक्ति को अत्यधिक लाभ होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका सबसे ज्यादा लाभ आपको मिलता है वैदिक ज्योतिष में, कृष्णमूर्ति पद्धति तो है ही इसकी, और आपका जो है वो वास्तु के अंदर, और सर्वाष्टक वर्ग में, सर्वोत्तभद्र चक्र में भी जा सकते हैं, या फिर जो आजकल जुए सट्टे लॉटरी जो चलती है उसमें भी आप जा सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो प्रत्यंत्र दशा है उसका जो स्वामी होता है वो कहीं ना कहीं डे बाय डे बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो यहाँ तक कि शेयर मार्केट में ऐसी जगहों पे भी आपको इसका बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसमें बहुत सारे ऐसे जो ग्रह हैं, मतलब कि जैसे कि आपका फ्यूचर पॉइंट है इसके अंदर, यानी कि फ्यूचर फॉर्चूना पॉइंट जिसे हम कहते हैं, वो भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है, वो भी हमें लाभ देता है। दूसरा क्या होता है कि जो हमारी वैदिक ज्योतिष है थोड़ी सी जटिल होती है। जटिल का मतलब है 9 मास, 10 मास, दृष्टियां, षडबल, इसमें क्या है, इतना बहुत ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा सिंपल है और एकदम तार्किक लगता है। थोड़ा सा क्या होता है कि परिणामों के बहुत ही करीब पहुंच जाते हैं, यानी कि हमें ये आइडिया हो जाता है कि परिणाम हमारे बहुत करीब है। दूसरा क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो एक लग्न है, वो जैसे जन्म लेता है कोई व्यक्ति, तो लग्न जो है वो 2 घंटे और 19 मिनट के लगभग चलता है। तो कई बार कुंडलियों में डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ हो जाती है, जैसे टाइम में गड़बड़ हो गई, हमने आधा घंटा, 10-15 मिनट, 20-25 मिनट इधर उधर कर दिया। तो यही एक केपी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है जहां पे आप आसानी से बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन यानी कि बीटीआर कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया है। और इस पद्धति का जो सबसे बेस्ट जो चीज है वो है आपके प्रश्न कुंडली, यानी कि होरारी एस्ट्रो, जो आगे फ्यूचर में जरूर हम करेंगे, लेकिन मैं इस कोर्स के माध्यम से कुछ कुछ हिंट्स जरूर आपको दूंगा। जैसे प्रश्न कुंडली में जो व्यक्ति प्रश्न कुंडली के द्वारा प्रश्न निकालता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और एक बहुत ही बढ़िया चीज होती है। अब अगर हम बेसिक्स की बात करें तो कैसे हम इसमें जो है वो डेटा को एनालिसिस करते हैं, कैसे हम ये डालते हैं, तो बहुत सिंपल है, ज्यादा जटिलता की और ज्यादा ऐसे चिंता का विषय नहीं है। हर व्यक्ति इसे ज्वाइन कर सकता है, जो भी लेवल का व्यक्ति है, चाहे उसको नॉलेज हो ज्योतिष के अंदर नहीं हो, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जो है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें आपको बहुत ही अच्छी चीज बताता हूँ, आपके पास जो भी डेटा है उसको आप सॉफ्टवेयर में डालेंगे, और डालने के बाद कुछ नियम होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैं आपको 1-2 कुंडली के अंदर बताता हूं, जैसे मैं स्क्रीन अपनी शेयर करता हूं। जैसे कि आपके सामने एक कुंडली आ रही है, प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं क्योंकि जिससे कि आपको ये लगे कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो थ्योरी वाली क्लास नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। जो भी मेरे साथ पहले भी कोर्सों में जुड़े हैं, मैंने 99% प्रैक्टिकली किया है और प्रैक्टिकली ही हम वर्क करते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी का एक जो सबसे अच्छा विषय क्या होता है, जैसे कि अब हमारे सामने एक कुंडली आई,
अब इस कुंडली के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं कि जातक का जो है मैरिज के लिए आई है हमारे पास, मैरिज के, मैं बता देता हूँ समय की बचत को करते हुए। तो हमारे पास इसमें हम कैसे देखेंगे, जैसे कि आप ये देखेंगे कि 7वां घर जो है वो मैरिज का होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस और मैं अपने एक्सपीरियंस के द्वारा कहता हूं कि आप लग्न चार्ट को यानी लग्न को भी जरूर देखें। जैसे कि इस कुंडली के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे दोष है, जैसे काल सर्प दोष भी है इस कुंडली के अंदर, सूर्य और शनि का पितृ दोष भी। अब कई बार क्या होता है सूर्य और शनि दोनों एक साथ आते हैं, पितृ दोष बन जाता है, लेकिन डिग्रियों का अंतराल ज्यादा है, तो इनमें पितृ दोष बना है नहीं बना है वो भी हमें चेक कर सकते हैं। गुरु और राहु का चंडाल दोष, तो कई सारे दोष है, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी वहां पे क्या फायदा कर सकती है, जैसे कि मान लीजिए मैरिज के लिए हम देख रहे हैं मैरिज इसमें, तो सीधा हमारे पास क्या होता है एक तरह से 7वां घर होता है सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी। अगर हम वैदिक ज्योतिष में ये कुंडली लगाएंगे तो वैदिक ज्योतिष की कुंडली ऐसी होगी, लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन कलर वाले हैं ये भावचलित कुंडली के नंबर्स हैं। तो 7वां घर जो है वो हमें मैरिज का प्रोमिस देता है। तो 7वें घर का उप नक्षत्र, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, लेकिन बस इसको कैसे यूज करना है, कैसे इसके जो नेगेटिव भाव हैं कौन से पॉजिटिव भाव हैं उनको पकड़ना है, इवेंट को फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि 7वें घर का उप नक्षत्र स्वामी यहाँ पे बुध बनता है। तो बुध क्या है, वो मैरिज का रिस्पॉन्सिबल प्लेनेट है। अगर हम जन्म कुंडली में जाएंगे वैदिक ज्योतिष में अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सप्तमेश है आपका चंद्रमा। तो ये फर्क है वैदिक ज्योतिष और केपी एस्ट्रोलॉजी का। यहाँ पे हम देखेंगे तो सप्तम भाव का जो मालिक है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा 12वें घर में बैठा है, तो वो भी अपने परिणाम देगा, जैसे कि डिले कर दे जो भी है वैदिक ज्योतिष। यहाँ पे क्या है हमारे पास जो है वो 7वें घर का उप नक्षत्र है बुध। तो कई बार इसमें जो डेटा में थोड़ी बहुत गलती होती है बीटीआर के द्वारा हम क्लियर कर सकते हैं, वो मैं इस कोर्स में हम जरूर करेंगे, लेकिन हमारा ये जो है डेटा एकदम एक्यूरेट है जो हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो 7वें घर का उप नक्षत्र बुध है। अब बुध क्या सिग्निफिकेट करता है, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे तो बुध जो है वो यहाँ पे कितने डिग्री का है, कौन से नक्षत्र में, पूरा मिलता है यहाँ पे ब्यौरा, ठीक है। तो यहाँ पे विशाखा नक्षत्र में है, ये विशाखा गुरु का नक्षत्र है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बुध और गुरु दोनों क्या है द्विस्वभावीय ग्रह हैं, और द्विस्वभावीय ग्रह का मतलब डिले मैरिज या 2 शादियों का योग बनाता है। जब तक एक मैरिज या घट विवाह नहीं होता है तब तक जातक को दिक्कत रहती है। आप हमेशा ये चीज को भी अपने नोट्स में जरूर डालिएगा। तो बुध गुरु के नक्षत्र में है और गुरु के ही उप नक्षत्र में, तो ग्रह जो होता है या भाव जो होता है उसका हमने एक ऐसा पॉइंट लिया है जो उसका सबसे मेन हिस्सा है, जैसे कि 30 डिग्री के भाव में हमने वो पॉइंट ले लिया उस ग्रह का जो बताएगा कि शादी का एक्चुअल पोजीशन क्या है, यानी कि इस 30 डिग्री के, यानी कि वैदिक ज्योतिष में आपके सामने इस भाव का मालिक चंद्रमा, कर्क राशि का जो मालिक है वो चंद्रमा है। हमने यहाँ पे इस जो कर्क राशि है उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग हमने एक ऐसा ग्रह निकाला है जो छुपा हुआ है और जो प्रोमिस देता है शादी का, तो वो बुध बना। बुध गुरु के नक्षत्र में है, तो बुध का नक्षत्र भी गुरु है, यानी कि हमने उससे भी डीप जाके जो है वो स्टडी की है। हम कहाँ गए हैं, हम 7वें घर यानी कि जो 30 डिग्री का जो भाव है उस 30 डिग्री में हम चले गए हैं आपके यहाँ पे 1 डिग्री के लगभग, 1 डिग्री के लगभग। तो हम यहाँ पे 30 डिग्री में उस 1 डिग्री का मालिक बुध को निकाल के लाए और बुध के नक्षत्र को भी पकड़ के लाए कि बुध का नक्षत्र कौन है और बुध का उप नक्षत्र कौन है। बुध जहां पे बैठा है यानी कि तुला राशि में 20 डिग्री पे बैठा है, तो ये किस नक्षत्र में बैठा है, तो उप नक्षत्र गुरु है। तो गुरु जो है वो प्रोमिस करेगा फाइनल डिसीजन। तो बुध क्या दिखा रहा है इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम देख सकते हैं। जैसे कि अब सॉफ्टवेयर की आप चिंता ना करिए, वो आपको जो है वो साहिल जी सब प्रोवाइड कराएंगे, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है कैसे है वो हमारा पर्सनली कर देंगे। तो बुध जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है 3, 10, 3, 12, 6, 9। तो ये क्या है क्लियर जो हमारे सामने एक टेबल आ गई। अब जैसे कि हम केपी एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं शादी की, तो शादी के अंदर होता है 2, 7 और 11, 2, 5 और 11, 2, 9 और 11, 5 प्रेम विवाह, 9 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर लेट विवाह या फिर सेकंड मैरिज। तो 9 भी प्रोमिस तो देगा, सेकंड मैरिज है तो पहले तो कराएगा, तो इसके प्रोमिस होते हैं। अब इनमें अगर हम देखते हैं तो कहीं पे भी हमें कोई भी योग नहीं आता, एक 9 आता है जो एंड में है। तो यहाँ पे बुध एक थोड़ी होती है इसमें टेनांटेड एंड टेनांटेड, जब हम कोर्स में करेंगे तो वो भी आएगी। तो यहाँ पे ये क्लियर पता चलता है 3, 10, 3, 12, 6 और 9। इसके मतलब क्या है कि इसमें पॉजिटिव जो है वो भाव नहीं है, इसमें 12 आ गया, इसका मतलब डिले है या दूरी है। 12वें घर का मतलब क्या विदेश होता है, तो या तो क्या होगा डिले होगा या दूरी। दूरी का मतलब होता है 300 किलोमीटर के बाद, या मतलब एक आइडिया लगाते हैं हम, या फिर दूसरा स्टेट या दूसरी कोई कंट्री।
और यहाँ पे 9 भी आता है तो वो भी देता है और 6 भी आ ही रहा है। तो यहाँ पे बुध किसके नक्षत्र में था? गुरु के, और गुरु के ही उपनक्षत्र। तो गुरु क्या दे रहा है यहाँ पे? 10, 3, 6, 9 और 3, 12। तो जातिका का पर्सन है, 87 का बर्थ, जातिका का पर्सन है। क्या मेरी शादी होगी तो सही, जैसे कि 33-34 वर्ष के लगभग आयु हो चुकी है, तो 9 आ रहा है, इसका मतलब शादी तो है, डिले है। यानी कि तुम जो लोकल में ट्राई कर रहे हो उसकी जगह दूर जाके तुम्हें इसका लाभ मिलेगा। तो ये केपी एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा हमें वो एक क्लेरिफिकेशन पे आ जाती है, बताती है ये कि तुम इस तरह से इसको प्रेडिक्ट करो। जैसे कि मैं एक और चार्ट लेता हूं छोटा सा आपको समझाने के लिए। जैसे ये एक चार्ट है, अब इस चार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो जातक की आज की डेट में जो दशा चल रही है, जैसे अब इस जातक की देखो, तुला राशि के अंदर शनि बैठा है, और तुला राशि में जब शनि बैठ जाता है तो उसे हम कहते हैं शश नाम का पंच महापुरुष योग, शशा कहते हैं, कुछ शश कहते हैं, जो भी है। तो बहुत बड़ा राजयोग है। अब ये जो राजयोग होता है तो इसके अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए। सब लोगों ने इसको, जो वैदिक ज्योतिष में है, मैं ये नहीं कहता किसी ज्योतिष को कमजोर नहीं, क्योंकि मैं खुद वैदिक ज्योतिष भी करता हूँ और केपी भी करता हूँ, वास्तु भी करता हूँ। तो लेकिन मैं आपको वो क्लेरिफिकेशन देता हूँ कि जैसे तुला राशि में बैठा है तो कहेंगे कि बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़ा राज्य हो गई, क्योंकि सस नाम का राज्य एक बहुत बड़ा राज्य। और शनि की दशा 2020 दिसंबर यानी कि 2021 के लगभग लग चुकी है। तो सबने कहा कि बहुत बढ़िया, जातक ने 10 सालों से जो है वो स्टोन पहन रखा है और लाभ भी हुआ है। जैसे ही शनि की दशा लगी है जो है वो इसकी स्थिति खराब होनी शुरू हुई। अब वो कैसे हुई? जबकि यहाँ पे तो राजयोग में था, तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हुई। जबकि इसका राशि स्वामी शुक्र जो यहाँ पे बैठा है 10वें घर में, लग्नेश का 10वें घर में जाना, ये भी एक राजयोग है, तो वो भी है, लेकिन फिर भी इसकी स्थिति खराब हुई। क्यों हुई है? देखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी की यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि आपको वो पूर्ण रूप से लाभ देता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे शनि को, तो शनि किन किन कस्पों का मालिक है? शनि किसी भी कस्प का मालिक नहीं है, परंतु शनि क्या सिग्निफिकेट कर रहा है? 8, 12, 2, 7, 4 और 5। तो कृष्णमूर्ति में व्यापार के लिए एक नियम है, 2, 6, 10, 11 बहुत लाभ देता है। लिख लीजिए जिसको भी लिखना है नोट्स के ऊपर। और 5, 8 और 12, 3, 5, 8 और 12 ये नुकसान देता है। इसके भी बहुत सारे नियम होते हैं, ऐसे ही नहीं है कि आप किसी के भी देखो और देखते ही कह दो कि तुम्हें नुकसान हो जाएगा। नुकसान दिखा रहा है तो कब होगा वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ग्रह गोचर भी काम करता है, सब कुछ काम करता है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन करने के लिए आपको बता रहा हूं। जैसे कि 5, 8 और 12 दे रहा है तो सीधा हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे तो लाभ के योग नहीं है। अब जबकि इन्होंने बहुत सारा कुछ मतलब लोगों ने कह दिया शनि बहुत बड़ा रिजल्ट देगा, राजयोग देगा, बाजी पलट देगा, कई सारे इन्वेस्टमेंट कर रही है, सब कुछ किया, लेकिन नुकसान पे नुकसान जा रहा है। कोरोना भी आया, जो भी आया, तो यहाँ पे और शनि का जो नक्षत्र है, शनि का जो यहाँ पे उप नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है मंगल और उप नक्षत्र है शुक्र। तो उप नक्षत्र इसका जो है वो क्या देगा? उप नक्षत्र यहाँ पे वीनस को देखिए, वीनस यहाँ पे उप नक्षत्र के अंदर दे रहा है 12, 9, 4, 5 और 1, 8। यहाँ पे क्या है? 5, 8 और 12। तो शनि और उसका उप नक्षत्र 5, 8 और 12 दे रहा है। तो इस शनि की दशा में ये तो आप भूल जाओ कि आप कोई बहुत बड़ा काम कर दोगे, देर सवेर कभी न कभी नुकसान। तो जो हम ये कैलकुलेशन करते हैं कई बार वैदिक ज्योतिष में, अगर उसमें भी अगर हम क्या करेंगे कि 10 मास, 9 मास और सर्वाष्टक वर्ग में, विनाष्टक वर्गों में जाएंगे तो वहां पे भी क्लियरिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जब हम थोड़ा जल्दी में करते हैं वैदिक ज्योतिष में तो गलतियां होती है। केपी एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा हमें सिग्निफिकेशन देती है। जैसे हमारे पास अब इसमें क्या होता है, रूल्स होते हैं कि भाई आपके सामने इस चीज के ये रूल है, उनको लगाओ, बहुत आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से अब एक कुंडली आपको मैं जो है वो और दिखाता हूं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे जातिका की कुंडली शुक्र की है, नहीं सॉरी माफी चाहूंगा, तुला लगन की है, शुक्र की दशा चली, जातिका को चली 2002 से। ठीक है, अब 2002 से जो दशा चली और शुक्र जो है वो जन्म कुंडली का उच्च का था, बहुत बढ़िया है। शुक्र आप देखोगे यहाँ पे, तो शुक्र आप यहाँ पे देखोगे तो 5, 6, 4, 5, 1, 8। तो एजुकेशन के लिए कोई खराब नहीं है, 5 है, 6 है, 4 है, 5 है, 1, 8 है। 1, 8 तनाव तो दे, लेकिन स्कॉलरशिप भी देता है। तो शुक्र की दशा बहुत अच्छी लाभ देती है, बहुत अच्छी लाभ। अब जैसे कि इसने इंजीनियरिंग कर लिया, बहुत बढ़िया कर लिया, सब कुछ कर लिया, इंजीनियरिंग दिखा भी रहा है। इंजीनियरिंग के क्या प्रिंसिपल है वो भी हम चर्चा करेंगे।
अब जैसे कि शुक्र की जो दशा है वो अब निकल चुकी है, अब आ गई है सूर्य की दशा 2022 से। अब सूर्य की दशा क्या दे रही है उसको समझेंगे। सूर्य की दशा हमें दे रही है 6, 7, 1, 8 और 11, ये लाभ दे रही है। तो इसका मतलब जो हमने पढ़ाई की उसका लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे सूर्य का जो उप नक्षत्र है उसको देखना है। तो सूर्य का उप नक्षत्र क्या है? शुक्र। और शुक्र हमें क्या दे रहा है यहाँ पे, जो है वो यहाँ पे दे रहा है 5, 6, 4, 5, 1, 8। तो जो पढ़ाई की है उसका लाभ हमें पढ़ाई के क्षेत्र में मिला। अब जब नौकरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 8, 11 तो है, बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे जब ये 6 और 8 जो है वो इस शुक्र के 5, 6 और 8 से जुड़ेंगे तो पॉलिटिक्स तब मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स इन सबको देंगे, डिप्रेशन और तनाव। बहुत बढ़िया नौकरी, बहुत अच्छी जगह नौकरी लगी, लेकिन तनाव जबरदस्त हो गया। कारण कि पहले ये जो शुक्र लाभ दे रहा था अब कहीं ना कहीं तकलीफें और चिंताएं जातक को बार बार दे रहा है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति के बारे में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो केपी एस्ट्रोलॉजी है इसको आपको वास्तु में भी बहुत बढ़िया प्रयोग कर सकते हो, सर्वाष्टक वर्ग में भी कर सकते हो। इसमें आपके सामने जो है वो टेबल होगी कि भाई ये जो है वो नियम है, ये इसके तरीका है देखने का और उसे हमें लागू करना है। और इसको हम इवेंट पद्धति यानी कि इसे आप कह सकते हो कि घटना को घटित करने वाली पद्धति के रूप में देखा जा सकता है, यानी कि घटना कब घटित होगी। और इस कोर्स के माध्यम से मैं ये आपको कह सकता हूं कि हम जो है वो बेसिक से चलेंगे और एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल सेशन करेंगे जिससे कि हम सबको इसका लाभ मिले। तो केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैंने और इसका जो प्रयोग है किन किन पद्धतियों में किया जाता है उनके बारे में मैंने आपको सब बताया। इस कोर्स में हम क्या क्या करेंगे वो मैं आपको फाइल बता देता हूँ। तो यहाँ पे शेयर कर देता हूं मैं। देखिए इस कोर्स के अंदर हम जो है सबसे पहले जो है वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी, राशियां, ग्रह, नक्षत्र और दशा सिस्टम, विंशोत्तरी दशा का प्रयोग किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है दशा सिस्टम। इसमें हम राहु केतु को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कस्प कैसे बनाएंगे, जैसे कि अभी मैंने थोड़ा सा जल्दी बताया, ये डेमो सेशन था। और कस्प कैसे निकालेंगे, सिग्निफिकेटर्स क्या है, कैसे हम इनका प्रयोग करेंगे, दूसरा की जो कॉन्सेप्ट है कैसे करेंगे, भाव चार्ट, लग्न चार्ट केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो कैसे निकालेंगे। तो वो हमने डे बाय डे इसका एक जो है वो टेबल बना रखी है जो आपको साइंस जी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हम चौथे दिन के अंदर जैसे हमने पूरा टाइम दिया 1 से लेकर 3 दिन में हम ये करेंगे। चौथे दिन में हमने फाइनेंस, वेल्थ के बारे में क्या क्या इसके जो प्रयोग हैं, किस तरह से हम जो है वो मनी को कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। 5वें दिन हम जो है वो कैरियर, जॉब, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। छठे दिन जो है हम चर्चा करेंगे एजुकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन के ऊपर। 7वां जो दिन होगा उसमें हम मैरिज, डिवोर्स, इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। 8वें दिन में हम जो है वो चाइल्ड बर्थ क्या सिग्निफिकेशन है, कौन सी 5 राशियां हैं, कैसे सिग्निफिकेशन होता है, कौन सी तरीके से हम ग्रहों को मिलाएंगे, ये सब चीजें आ जाती है कुंडली मिलान के द्वारा भी। और इसके बाद होता है इसमें 9 और 10वें दिन में हम मेडिकल, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें इसलिए हमने 2 दिन इसको प्रोवाइड किया है। 11वें दिन हम लिटिगेशन को करेंगे। उसके बाद हम जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी, फॉरेन, उसके बाद ट्रांजिट, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांजिट, जिसके द्वारा घटना कब घटित होगी। उसके बाद हम करेंगे बीटीआर यानी कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, यानी कि ये सारी की सारी चीजें जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम जो भी कोर्स कर रखा है, पहले जो भी कर रखा है उसको हमने थोड़ा सा और अच्छा कर लिया है। चाहे हमने वैदिक कर रखा हो या हमने वास्तु कर रखा हो या कोई भी तरह का आपने कोर्स कर रखा है, वो और भी ज्यादा निखर के आपके सामने उसके परिणाम जो है वो पूर्ण रूप से आ जाएंगे। यानी कि आप इस टूल को प्रयोग करें उनके साथ, यानी कि वहां पे जो परिणाम निकल रहे हैं उन्हीं परिणामों को इसमें टैली कर लें, जिससे कि आपको अत्यधिक लाभ रहेगा। तो आज के केपी एस्ट्रोलॉजी के इस प्री डेमो सेशन में जो भी हो सकता था बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई। तो निहाल जी, साई जी, अगर कोई डाउट है तो जरूर बताएं। जी, अभी सत्र खत्म नहीं हुआ है क्योंकि जैसे कि जो रेमेडी बतानी थी वो बताए गए। तो सर जो मैरिज के लिए जो आपने रेमेडी बताई, जो जनरल रेमेडी सबके लिए हो रहा है, 2-3 अच्छी सी बता दीजिए जो लोग जुड़े। देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी जो समय है ना, ये हर रेमेडीज के लिए एक समय होता है। जैसे कि आपको मैं रेमेडीज के बारे में भी बता देता हूँ 2 मिनट का समय लेके। जैसे होली की रात्रियां होती है,
जब जब हम थोड़ी बहुत रेमेडीज करते हैं, तांत्रिक वांत्रिक कुछ भी तरह की, होली की रात्रियां, अमावस्या, और ये जो आपके जो है वो दिवाली की रात्रियां, ऐसे कुछ, रक्षाबंधन, ये भी रक्षाबंधन भी एक बड़ा रेमेडीज का काम होता है। और अभी जैसे कि ये महीना है अप्रैल का, ये भी बड़ा रेमेडीज है। अप्रैल के महीने में नवरात्रे, तो अभी जैसे कि आगे नवरात्रे आएंगे, और तो यहाँ पे शादी के लिए सबसे विशेष जो है वो मतलब एक प्रयोग किया जा सकता है। तो थोड़ा तांत्रिक भी है और थोड़ा सा सात्विक भी है, और बहुत सारे लोगों ने सुना है, कोई नई नई रेमेडीज है, लेकिन इसका समय कब होता है, कोई कोई कुछ भी कभी भी कर लेता है, कभी नहीं करिए। समय बताता हूँ। जैसे एक किसी लड़कों की अगर मैरिज में, लड़का पुरुष अगर किसी लड़कों के मैरिज में अगर दिक्कत आ रही है, कभी भी नहीं हो रहा, तो अभी जो नवरात्रों का टाइम है, इसी नवरात्रों से, यही जो नवरात्रे अभी आने वाले हैं, वो नहीं दिवाली वाले, अभी जो नवरात्रे, इन नवरात्रों में गंधर्वराज एक मंत्र आता है, गंधर्वराज। वो जो मंत्र है वो 21,000 मंत्र जो व्यक्ति कंप्लीट कर लेता है या किसी से करवा लेता है संकल्प से, और उसकी कुंडली में मैरिज के प्रोमिस अच्छे हैं और नॉर्मली देखने से अच्छा है, कोई रुकावट आ रही है, अगर कोई भी तरीके से, कोई भी अगर किसी ने टोना टोटका किया है, कुछ भी तरीके से बांधा बूंदा कुछ भी कर रखा है, तो जातक को गंधर्वराज के मंत्र करने से और चंद्रकांत मोती इस समय पहनने से उसके मैरिज के, और ये अभी ही करने में लाभ है सबसे ज्यादा। तो ये करने से आपको, लड़कों को, स्पेशली लड़कों को, और चंद्रकांत मोती पहनने से जातकों को विवाह से संबंधित समस्याएं जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है। और यही समय है जो मंगल चंडिका स्तोत्र करने का। मंगल चंडिका स्तोत्र मैरिटल लाइफ में जो उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़ा, जो भी चीजें होती है, उन सब का एक रामबाण इलाज होता है, जो अभी इसी अप्रैल के समय में ही सिद्ध होता है। तो उसे भी आप कर सकते हैं। अब लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, या जो एक नॉर्मल रेमेडीज है, अभी एक जो रेमेडीज बता रहा हूँ, ये आदमी और पुरुषों के लिए है, लाल किताब की रेमेडीज है, जो मैंने कई बार की है, सिंपल है। वो जो है वो क्या है कि गुरुवार के दिन नहा धो के, स्नान करके, और दो जो क्या नाम कहते हैं, आटे की गोलियां लीजिए, और अगर स्नान करते समय केसर भी डाल सकते हो, या फिर जो है वो केसर का सेवन कर सकते हो, या हल्दी जो है वो स्नान वाले पानी में डाल सकते हो, और दो आटे की गोलियां, उसके अंदर जो है वो आप मतलब जैसे ये आटे की जो गोलियां हैं, जिसे हम पेड़े कहते हैं, उनके ऊपर हल्दी के जो है वो 3 उंगलियां लगा दीजिए, और उसके अंदर आप जो है वो क्या करें कि गुड़, थोड़ा सा गुड़, और आपका जो है वो चने की दाल भीगी हुई, ये लग के उसके अंदर, और ये आपको गौ माता को, यानी गौ माता गाय को खिलानी है। 7 बार करना है, ये लगातार 7 बार करिए, आपको जबरदस्त लाभ होगा। एक रेमेडी जो है आज की डेट में, दूसरी बता देता हूँ मैरिज के लिए। अभी नवरात्रों में माँ दुर्गा का कात्यायनी रूप की पूजा करना, दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र को पढ़ना, चाहे वो पुरुष हो चाहे लड़की हो। पुरुष है तो उसके अंदर वो अर्गला स्तोत्र में 24वां श्लोक है, पत्नी मनोरम दे, उसका जाप कर सकता है, नहीं तो अर्गला सबसे बढ़िया है, नहीं तो गंधर्वराज तो सबसे बढ़िया अभी करने के लिए। और जिन लड़कियों को वो चाहिए कि भाई मुझे इच्छा, मतलब सभी कोई चाहिए, जैसे कि मतलब मनवांचित फल की प्राप्ति है वर के रूप में, तो इसका मंत्र है ओम ह्रीम गौरिये नमः, यानी ह्रीम, HRIM, ह्रीम। भुवनेश्वरी का बीज है नीचे रे लगा हुआ है, और ऊपर बिंदी है ह्रीम, और गौरी यानी कि गौरी माता पार्वती, गौरी नमः, ओम ह्रीम गौरी नमः, इसका जाप करना है 3 मालाएं प्रतिदिन, उससे लाभ होता है। एक जो अब मैं बता रहा हूँ वो एक टोटका है जो पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकती है, थोड़ा सा तांत्रिक है। तो ये कब करना है, अमावस की रात्रियां, या फिर जो है वो क्या करते हैं कि अमावस की रात्रियां करिए, या फिर कभी शादी का जो बड़ा मुहूर्त आता है, जिस दिन ये देख लो कि आपके गांव में 5-6 शादियां हो, 4-5 शादियां हो शहर में, गांव में, तो आपको क्या करना है कि ताला, ये देखो अब कई लोग क्या है ऐसे ही करते हैं, इनका भी एक तरीका होता है, सब चीज का समय, अभी जो समय चल रहा है ये एक परफेक्ट है शादी के लिए। तो एक ताला लीजिए, उस पर एक यंत्र बनाना है, यंत्र जो है मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, मोबाइल में मेरे पास, यहाँ पे शायद इसमें होगा या नहीं होगा पता नहीं, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये यंत्र है, ये रंग नहीं भरने, इसके अंदर शब्द लिखे हुए हैं, ये संग शब्द है, तो ये मैं व्हाट्सएप कर दूंगा साहिल जी को, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ताले के ऊपर पीछे की साइड में ये यंत्र बनाइए, और उस ताले को, यानी 7 बार करना है, 7 बार लगातार, और इस ताले को जो है 7 बार कर सकते हो, नहीं तो 1 बार तो करिए ही करिए, 1 बार करके देख लीजिए, और उसके बाद अगर दिक्कत रहती है तो फिर अगले साल 7 बार कर लेना, क्योंकि ज्यादा जल्दी कई बार गलती भी हो जाती है। तो 1 बार करना, उसके पीछे यंत्र बना लेना,
जो परमानेंट मार्कर होता है उससे सेम यंत्र बना के, और उसको क्या करना है कि आपको जो है वो मतलब इसे लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। लड़का कब कैसे करेगा, इस यंत्र को बनाने के बाद उसको जो है वो चौराहे पे, कैसा समय होना चाहिए, दोपहर का 3 बजे का, शाम का 7 बजे के लगभग का, गोधूली बेला टाइप का, रात्रि को 11 बजे का, ये समय होते हैं। इन समय के लगभग वो चौराहे पे उसको रख के और आ जाए, और हो सके तो उनके ऊपर 250 ग्राम छुआरे, छुआरे क्या होते हैं आप किसी को भी पूछोगे पंसारी की दुकान पे बताएं, तो छुआरे जो है उसके ऊपर रख दी। ये काम आप करके आइए, आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। और जो उस ताले की चाबी लगा देनी है, चाबी को कहीं पे फेंक देना है बस, और चाबी लगा के जो है वो, या फिर कई बार क्या होता है कुछ केस में चाबी उसी के साथ ही छोड़ के जाते हैं, तो कोई व्यक्ति ताला खोल देता है तो उससे भी हमारा ताला खुल जाता है। कई बार हम चाबी फेंक के भी जाते हैं। तो ये अलग अलग नियम है। आप जो है वो, मैं जो कह रहा हूँ कि यहाँ पे चाबी का सिस्टम न रखिए, आप सिर्फ उसको ताले को चाबी के साथ मतलब रख के आ जाइए, या चाबी जो है वो फेंक दीजिए। तो ये आप करोगे तो आपको लाभ होगा। एक आपको जो है रेमेडी जो है वो बता रहा हूँ, वो थोड़ी सी तांत्रिक है, थोड़ी सी तांत्रिक है। 7 दिन की रेमेडी है महिला। हाँ, तो ताले वाली रेमेडी, उसमें अगर लड़कियां हैं तो वो क्या करें कि अगर उसकी कोई बहन, कोई सहेली जिसकी शादी हो चुकी है, उसकी चूड़ी पहन सकती है, जिससे उसकी शादी का योग बन जाएगा। यानी कि ये टोटका करने के बाद अगर कोई नहीं देता है, कोई को मन में शंका आ जाए, तो फिर कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, मत पहनिएगा चूड़ी चाड़ी। और जो दूसरी अब रेमेडी है जो बता रहा हूँ, वो क्या है कि आपको क्या करना है कि एक मटका लेना है छोटा सा। ये थोड़ी सी तांत्रिक है, जिसको डर लगे वो मत करना। मैं तो कई बार करवाता हूँ लोगों को, हम तो करवाते हैं, मेरा तो काम यही है छोटा मोटा। तो इसे क्या, एक मटका लेना है, औरतों की, लड़कियों के लिए है। वो मटका लेना है, उस मटके के अंदर आपको जो है वो, मतलब मटका नहीं लेना, सॉरी माफी चाहूंगा, एक नारियल लेना है, नारियल है? नारियल लेना है, और नारियल के अंदर क्या करना है आपको, एक छेद कर लेना अंगुली के जितना। बूरा लेना है थोड़ा सा, 11 रुपए का, यानी कि 11 रुपीज, 11 रुपए का पंचमेवा, यानी कि जैसे काजू किशमिश बादाम, 11 रुपए का एक एक ही आ जाएगी, कोई बात नहीं। और उसके अंदर वो छेद करके उसके अंदर पूरी की पूरी वो जो बूरा है, वो बूरा ले लीजिए, 250 ग्राम बूरा, या थोड़ा मतलब इस तरह का बूरा ले लीजिए, और उस टाइप का नारियल, उसमें वो बूरा अंगुली से पूरा डाल दीजिए। डालने के बाद आप उसे जो है वो, यही दिन बताए हैं, अमावस्या का दिन है, या फिर जो है वो दोपहर का 3 बजे, शाम का 7 बजे, गोधूली बेला देख लीजिए, सर्दियों में कब होती है, अभी अभी जो समय है, अभी 7 बजे का समय बहुत बड़ा है। और अभी समय है कि अभी क्या होता है, जो शादियों का अभी जो नींव रखी जाएगी, उसका रिजल्ट आएगा आपको देवउठनी ग्यारस के लगभग, यानी कि नवंबर में, दिवाली के बाद। तो इसलिए अभी सबसे महत्वपूर्ण समय होता है नवरात्रों वाले, इस समय के जो नवरात्रि होते हैं अप्रैल वाले, तो जो 22 तारीख को लगेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको ये कार्य करना है, और वो भरना है पूरा उसके अंदर अंगुली डाल के, और उसको ले जाना है, ले जाके क्या करना है, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे उसको इतना हाथ का गड्ढा खोदेगा, इतना 1 फुट के लगभग या थोड़ा सा कम, और उसको दबा दीजिए, गड्ढे में रख दीजिए। रखने के बाद मट्टी से ढक दीजिए, और ढकने के बाद जो थोड़ा बहुत बुरादा, और जो मतलब चीनी का जो बुरादा है, बुरा बुरा चीनी, वो बच जाए, तो वहां पे क्या करें कि जहां पे आपने खड्डा खोद के उसे बुरा है, उसके ऊपर रख दीजिए एक पत्थर, और उस पत्थर के आसपास में बुरादे को डाल दीजिए, जिससे कि चींटियां आ जाए। आपको ये टोटका लगातार 7 दिन करना है। कैसे करना है, जिस दिन करा है उसी के लगातार करना है। जैसे कि आज आपने किया है, मान लीजिए ये आज का दिन है सोमवार, तो अगले सोमवार, अगले सोमवार और अगले सोमवार, ऐसे करते 7 दिन। इसी लड़कियों को जिन दिनों में ये नहीं करना है, यानी अस्वस्थ दिनों में, महामारी के दिनों में, तो वो दिन 5 दिन छोड़ सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करें, उनको ये सुविधाएं है। तो ये जो टोटके जो बताए हैं, कुछ तांत्रिक है, कुछ नॉर्मल है, वो कर लीजिए, आपको मेरी समझ। फिर पहले, लेकिन पहले अपनी कुंडलियों में जरूर आप जरूर देखें, आपको लाभ मिलेगा। तो ये जो उपाय है वो जरूर करिए, सबसे बढ़िया। और अभी का ही समय इसमें लाभ देता है। जैसे पार्वती मंगला स्तोत्र होता है, मंगला गौरी है, ये क्या है, अगस्त के महीने में होते हैं। तो तरीके होते हैं उपायों के, तभी जाके वो सिद्ध होते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है साहिल जी? जरूर जरूर, 1 मिनट।